अब से थोड़ी देर बाद मायावती जब संसद भवन पहुंचेंगी तब जरूर रुख साफ हो पाएगा, क्योंकि उन्हीं को फैसला लेना है। दोनों विधायक कल दिल्ली में उनसे मिल चुके हैं। मायावती के ऊपर ये निर्णय छोड़ दिया गया है कि वो क्या करती हैं। तो सबसे पहले तो रुख बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मायावती का। रेखा आर्या जो जरूर इस वक्त जो है थोड़ा सा दिखा रही हैं, छोप दिखा रही हैं। पहले भी वो भगत सिंह कोश्यारी से दिल्ली में मिल चुकी थी। तो एक झटका ये है, 3 झटके हैं हरीश रावत के लिए। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि अगर ये तीनों वोट नहीं करते हैं तो भी हरीश रावत के लिए आसान हो जाएगा बहुमत साबित करना, क्योंकि तब स्ट्रेंथ असेंबली की कम हो जाएगी और जो उनका समर्थन है वो 30 के आसपास रहेगा। तब भी तो हरीश रावत के लिए सकारात्मक ज्यादा है, नकारात्मक अभी कम है। हालांकि अभी आखिरी तस्वीर आनी बाकी है। विधानसभा के फ्लोर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आखिरी फैसला होगा। लेकिन फिलहाल इतने झटकों के बावजूद हरीश रावत अभी थोड़े से आसान उनके लिए बहुमत नजर आ रहा है। यानी फिलहाल हरीश रावत आश्वस्त नजर आ रहे हैं इस तमाम गुणा भाग के बीच में भी। इधर उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के लिए आज का दिन बेहद अहम। हरीश रावत अपने विधायकों और सहयोगियों के साथ बहुमत साबित करने की रणनीति बनाने में जुटे हैं और सुबह 11 बजे से 1 बजे तक राष्ट्रपति शासन हटा लिया जाएगा और इस दौरान हरीश रावत को बहुमत साबित करना होगा। विधानसभा के भीतर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए अफसर वोटों की गिनती करेंगे और इसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। इसके बाद नतीजों को बुधवार सुबह 10:30 बजे एक सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। अदालत नतीजे घोषित करेगा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विधानसभा के आसपास ही नहीं बल्कि पूरे देहरादून में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। मुख्य सचिव और डीजीपी खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और राजधानी देहरादून में धारा 144 इस वक्त लगा दी गई है और विधानसभा के आसपास का इलाका रैपिड एक्शन फोर्स के हवाले कर दिया गया है। आज विधानसभा परिसर में विधायकों और विधानसभा के कर्मचारियों के अलावा कोई भी दूसरा शख्स दाखिल नहीं हो सकेगा। जो भी विधानसभा परिसर में जाएगा वो पैदल ही जाएगा और उनके पास मोबाइल तक ले जाने की इजाजत नहीं है। और अब आपको बताते हैं कि विधानसभा के बाहर आज फ्लोर टेस्ट से पहले किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस वक्त अनाउंसमेंट विधानसभा के अंदर से किया जा रहा है और स्पष्ट रूप से यह कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विधायक ही क्यों न हो, अगर वो अंदर जाएगा तो वो मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेगा, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जा सकेगा, कैमरा नहीं ले जा सकेगा और किसी तरह का कोई आग्नेयास्त्र लेके नहीं जा सकता है अंदर। और प्रवेश भी सिर्फ विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा अंदर। और अधिकारी और कर्मचारी वही जिनका आज शक्ति परीक्षण में कोई रोल है, ऐसे लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा जिनका कोई रोल नहीं है, चाहे वो विधानसभा के कर्मचारी ही क्यों न हो। और अब सुरक्षा इंतजामों पर आते हैं। जरा देखिए किस तरह का जमावड़ा सुरक्षा का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। अर्धसैनिक बल भी बुलाए गए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के लोग हैं, लेकिन फिलहाल ये उत्तराखंड पुलिस यहाँ पर है और किसी को भी बिना चेक किए और बिना उसका परिचय पत्र देखे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उनका पूरा पालन हो रहा है। और ये जो विधानसभा रोड है लगभग 200 मीटर का रोड है ये, और पूरा रोड जो है अर्धसैनिक बलों और उत्तराखंड पुलिस के जवानों से पटा हुआ है। किसी भी ऐसी गाड़ी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है जो यहाँ पर जिसकी कोई जरूरत ना हो। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वाटर कैनन लगा करके मेन गेट पर वहाँ पर सबको रोका जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि शाम 5:30 बजे तक, यानी 11 बजे से 1 बजे तक जो विधानसभा के अंदर जो कार्रवाई चलेगी, जिसमें विधायकों को अपना मत बताना होगा कि वो हरीश रावत के साथ हैं या हरीश रावत के खिलाफ हैं। दूसरी बात, ये पूरी जो कार्रवाई होगी 2 तरीके से, एक तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और दूसरा हर विधायक अपनी आस्था प्रकट करेगा, अपना मत कहां वो देना चाहता है वो ये बताएगा। तो कुल मिलाकर 2 घंटे के अंदर तस्वीर तो साफ हो जाएगी कि विधानसभा के अंदर किसके पास बहुमत है। 9 विधायकों को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग राइट्स उनका छीन लिया है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, उसके बाद तय तो हो जाएगा। लेकिन ये पूरी विधानसभा के अंदर की जो प्रोसीडिंग है वो, और जो हर व्यक्ति अपनी आस्था या अपना मत प्रकट करेगा किसके साथ है, दोनों चीजें सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी जाएंगी और अब सुप्रीम कोर्ट इसके आगे का फैसला करेगा कि क्या होना है। उत्तराखंड में कोई सरकार बनेगी या यथास्थिति बरकरार रहेगी, और अगर सरकार बनेगी तो कब तक बनेगी। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अरुण सिंह, देहरादून, IBN 7। और वो वक्त नजदीक आता जा रहा है, दोनों ही खेमों में गहमा गहमी बनी हुई है। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश का कहना है कि आज हरीश रावत बहुमत साबित कर लेंगे।
ठीक है, बिल्कुल हम लोग पूर्ण बहुमत में हैं और बहुमत सिद्ध होगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं उसी डायरेक्शन के हिसाब से मतदान होगा। सब जितनी संख्या है पूरी, सब हमारे साथ। लेकिन वहीं बीजेपी नेता भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि सभी विधायक भ्रष्टाचारी सरकार को बाहर करने के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। जो स्टिंग के हिसाब से जो सारे भ्रष्टाचार का नंगा नाच कर रहे हैं कि हमारे विधायक उनके साथ जाते हैं, या जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी ईमानदारी के जिन पर आज तक कोई लांछन नहीं लगा है, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से देश देख रहा है, तो हमारे विधायक भी आपकी इस बात का एहसास करेंगे। और जो भ्रष्टाचारी हैं, जो प्रदेश को बिल्कुल खनन माफियाओं, शराब माफियाओं के चंगुल से मुक्त करने के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे विधायक, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस तरह से दोनों ही खेमों के अपने अपने दावे और प्रतिदावे हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि मौजूदा वक्त में उत्तराखंड विधानसभा में आखिर स्थिति है क्या और विश्वास मत के दौरान क्या समीकरण बन सकते हैं। कुर्सी का समीकरण कुल मिलाकर सीट 70 है और एक नामित सदस्य 71 सदस्य, बागी वोट इसमें नहीं दे सकेंगे, यानी कि 9 सदस्य इसमें कम रहेंगे और ऐसे में कुल मौजूदा सदस्य होंगे 62 और बहुमत के लिए 31, कांग्रेस के पास 28, बीजेपी 28, यूकेडी 1, बीएसपी 2, निर्दलीय 3। पहला समीकरण कांग्रेस प्लस यूकेडी प्लस बीएसपी प्लस निर्दलीय, इस तरह से 28 के साथ 1, साथ में 2 सदस्य और साथ 3 निर्दलीय सदस्य, 34 बहुमत का आंकड़ा। वहीं दूसरा समीकरण कुछ इस तरह से भी बनता है, अगर निर्दलीय साथ ना दें तो कांग्रेस प्लस यूकेडी प्लस बीएसपी, यानी 28 प्लस 1 प्लस 2, यानी यह आंकड़ा पहुंचता है 31 का, यह भी बहुमत का आंकड़ा साबित होगा। वहीं एक तीसरा समीकरण भी बन सकता है, अगर बीएसपी वॉकआउट करे तो क्या आंकड़ा बनेगा, कुल सदस्य होंगे 62 और ऐसे में 2 कम तो 60, बहुमत 30 से साबित होगा, यानी कांग्रेस प्लस यूकेडी प्लस निर्दलीय, यानी 28 प्लस 1 प्लस 3, यानी आंकड़ा 32 का बनेगा, जो बहुमत का आंकड़ा साबित होगा। लेकिन एक चौथा समीकरण भी इस बीच बन सकता है कि अगर बीएसपी वॉकआउट करे, निर्दलीय रावत का साथ ना दें, तब यह होगा कि कुल सदस्य 62 और ऐसे में 2 कम 60, बहुमत का आंकड़ा 30 होगा। कांग्रेस यूकेडी 28 प्लस 1, 29 का यह आंकड़ा रह जाएगा और सरकार अल्पमत में, यानी कि बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। ये तमाम वो विकल्प हैं जो सामने आ सकते हैं, लेकिन शक्ति परीक्षण कैसे होगा, उत्तराखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने की पूरी प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, ये हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा में सिर्फ विश्वास मत हासिल करने का ही एजेंडा होगा और विश्वास मत के अलावा किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दिया है कि वो ऐसी व्यवस्था करें जिससे सभी योग्य सदस्य बिना किसी दबाव के वोटिंग में हिस्सा ले सकें। विधानसभा की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त अफसरों की देखरेख में ही होगी और फ्लोर टेस्ट के दौरान कोई भी स्पीकर या प्रोटेम स्पीकर मौजूद नहीं होगा। स्पीकर के ना होने पर प्रधान सचिव सुप्रीम कोर्ट के प्रतिनिधि होंगे और प्रधान सचिव वोटिंग और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करेंगे। प्रधान सचिव पूरी कार्रवाई की निगरानी करेंगे और उसकी वीडियोग्राफी कराकर अदालत को सौंपेंगे। अयोग्य करार दिए गए विधायक विधानसभा में दाखिल ही नहीं हो सकेंगे। विश्वास मत पेश करने के बाद पक्ष और विपक्ष के सदस्य दोनों अलग अलग तरफ बैठेंगे और विश्वास मत के लिए पक्ष और विपक्ष के सदस्य एक एक करके अपना हाथ उठाएंगे और प्रधान सचिव इसकी गिनती करेंगे। वोटिंग का परिणाम प्रधान सचिव बंद लिफाफे में खुद सुप्रीम कोर्ट के जज को 11 मई को, यानी कि कल सुबह 10:30 बजे उन्हें सौंप देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज वोटिंग का नतीजा बताएंगे। और अब तक क्या क्या हुआ है? 18 मार्च विधानसभा में वित्त विधेयक के दौरान दरअसल कांग्रेस के 9 बागी विधायक हो गए और बीजेपी ने बागियों का साथ दिया। 18 मार्च को रात को 9 बागी विधायक बीजेपी के साथ राज्यपाल से मिले और सरकार को अल्पमत में बताते हुए बर्खास्तगी की मांग की। 18 मार्च को सरकार के वित्त विधेयक ध्वनिमत से पास होने की बात कही गई और 19 मार्च को राज्यपाल ने हरीश रावत को 28 मार्च तक बहुमत साबित करने के लिए कहा। लेकिन 19 मार्च को कांग्रेस ने स्पीकर से 9 बागी विधायकों पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की
और उसके बाद 21 मार्च को बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। फिर 21 मार्च को स्पीकर ने 9 बागी विधायकों को दल बदल कानून के तहत नोटिस भेजा। फिर 26 मार्च को हरीश रावत का स्टिंग ऑपरेशन सामने आ गया और 27 मार्च को स्पीकर ने बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी। 27 मार्च को ही उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन अधिसूचना जारी कर दी गई और 29 मार्च को 9 बागी विधायकों ने नैनीताल हाईकोर्ट में सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ अर्जी दे दी। 12 अप्रैल को बागी विधायकों की याचिका पर 23 अप्रैल तक सुनवाई टाल दी गई। फिर 18 अप्रैल को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने केंद्र से उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर सवाल पूछे। 21 अप्रैल को नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन हटा लिया और 29 अप्रैल को बहुमत साबित करने का आदेश दिया। 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में 29 अप्रैल को शक्ति परीक्षण पर रोक लगा दी और फिर 3 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से फ्लोर टेस्ट पर जवाब मांगा और 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश रावत को 10 मई को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को कहा। 9 मई को नैनीताल हाईकोर्ट ने बागी विधायकों की अर्जी खारिज कर दी और 9 मई को ही नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की अर्जी पर सुनवाई की और तारीख 12 जुलाई तय कर दी। सियासी कांड का सुपर फाइनल वक्त बेहद करीब आता जा रहा है जब हरीश रावत को अब फ्लोर टेस्ट देना है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, विक्रांत यादव भी हमारे सहयोगी। विक्रांत, जिस तरह के गुणा भाग है केंद्र से जोड़कर इस पूरे समीकरण को देखा जा रहा है, कैसे इस समय दिल्ली में हलचल मची हुई है उत्तराखंड के इस सेमीफाइनल को लेकर? देखिए, इस समय अभी बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक भी चल रही है सदन के भीतर। हालांकि इस बात पर चर्चा होगी, इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन 10:30 के करीब वो ख़त्म होगी बैठक और नज़र बिल्कुल केंद्र सरकार की भी इस पर है। कल देर रात को भी जो संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने जब बात की थी मीडिया से इस मसले पर, तो उन्होंने कहा था कि कई तरह की नई चीज़ें सामने आ रही हैं और उनका ये कहना था कि जिस तरीके से पूरी परिस्थिति हुई, केंद्र के सामने कोई और चारा नहीं बचा था। लेकिन निश्चित तौर पर हाईकोर्ट के फैसले ने पहले और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बड़ी चोट जरूर पहुंचाई है और जो 9 बागियों के बारे में जो फैसला आया वो सबसे ज़्यादा चिंतित करने वाला बीजेपी के लिए है, क्योंकि बीजेपी की नज़र इन्हीं बागियों पर थी कि अगर इन बागियों को वोटिंग राइट मिलता है तो बीजेपी के लिए राह आसान हो जाती, क्योंकि ये लग रहा था कि ये जो 9 विधायक हैं ये हरीश रावत के खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें वोटिंग राइट से महरूम किया। हालांकि इसकी डिटेल्ड हियरिंग अभी चलनी है मामले की, लेकिन जो उससे रास्ता निकलता, जो तात्कालिक रास्ता निकलता, वो आज बंद हो जाएगा, क्योंकि आज डब्बे में उनके वोट बंद हो जाएंगे जो विधायक वोट देंगे और कल सुप्रीम कोर्ट के सामने इसका नतीजा आएगा। और नतीजा क्या आएगा ये कल पता चलेगा, लेकिन ये लड़ाई अब से कुछ ही देर में सदन के भीतर होगी जब बहुमत साबित करना होगा हरीश रावत को। क्या कुछ होगा इस पर चर्चा भी लगातार जारी रहेगी। उत्तराखंड विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने में अब सिर्फ आधे घंटे बचे हैं और अग्नि परीक्षा के लिए हरीश रावत विधानसभा पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के विधायक भी अब विधानसभा पहुंच चुके हैं, बीजेपी के विधायक भी विधानसभा में दाखिल हो चुके हैं और इससे पहले कांग्रेस के विधायकों की होटल सॉलिटियर प्लाजा में बैठक हुई है और इसके साथ ही 3 निर्दलीय और यूकेडी का भी एक विधायक मौजूद था। लेकिन इस ग्रुप के साथ कांग्रेस विधायक रेखा आर्या और बीएसपी के 2 विधायक नहीं थे, लेकिन बीजेपी विधायक भीमलाल आर्य कांग्रेस के गुट के साथ मौजूद रहे। कांग्रेस के दल के साथ होटल में अंबिका सोनी और गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे। वहीं पर बीजेपी विधायक दल ने होटल जेएसआर में बैठक की है और बीजेपी ने सभी विधायकों को व्हिप जारी किया है। व्हिप बीजेपी के निलंबित विधायक भीमलाल आर्य को भी दिया गया है, जो कांग्रेस गुट के साथ होटल सॉलिटियर में मौजूद थे। बिल्कुल बहुमत हमारे साथ है, जनभावना हमारे साथ है, उत्तराखंडियत हमारे साथ है। भगवान केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, घंडियाल देवता, भूमिया देवता, ग्वेल देवता सब हमारे साथ है। जनता जनार्दन हमारे साथ है। कांग्रेस में आज भी फूट हो सकती है, बीजेपी का दावा है। उनका कुछ भी दावा हो, लेकिन उत्तराखंडियत की जीत होगी, उत्तराखंड की जीत होगी। तो ये माना जाए कि आज के बाद फिर से आप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालेंगे? देखिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करता है। उनके आदेश पर हम सब लोग वोट डालेंगे और सब एकजुट हैं। आज भी हम 27 लोग एक साथ हैं और हमने अंतरात्मा से कहा है कि भय और भ्रष्टाचार के शासन को और आसुरी शक्तियों को जो समाप्त करना चाहते हैं, आज पुनः हम लोगों का साथ दें। और हमको पूरा विश्वास है कि जो भ्रष्टाचारियों के बीच में
और एक ईमानदार लोगों के बीच में एक संघर्ष चल रहा है, उसकी परीक्षा थोड़ी देर में प्रारंभ होने वाली है। उसमें जरूर उत्तराखंड के माननीय सदन के सदस्य विधायकगण भारतीय जनता पार्टी को फ्लोर टेस्ट में नंबर 1 पर ही रखेंगे। और जैसे जैसे ये घड़ी नजदीक आते जा रही है, अपने अपने बयान और दावे किए जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाइडी साहब और रामकृपाल सिंह जी भी। रामकृपाल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि देव दानव युद्ध की तरह कुछ अपने अपने बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन जबकि निगाहें जो है वो बीएसपी के 2 विधायकों पर है। क्या कुछ उनकी अब यहां पर पोजीशन होगी? क्या वो करने वाले हैं? कुछ अंदाजा लग पा रहा है? देखिए, आपका ये जवाब देने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा। जो आपने अभी तक आपके संवाददाताओं ने जिस तरह का वहाँ सारा जो पैकेज बयान किया है और जो वहाँ के हालात बयान किए हैं, मैं ये ज़रा कंफ्यूज था कि ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की राय शुमारी है या किसी आतंकवादी हमले की आशंका है। क्योंकि इतना बड़ी तैयारी और इस तरह की, तो आपने भी देखा होगा शायद किसी आतंकवादी हमले की आशंका में भी इस तरह से नहीं होता है। मुझे आज की राजनीति का चेहरा कितना खतरनाक हो चुका है, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि जनप्रतिनिधि 1975 में जेपी कहा करते थे, एक नारा उनका था, तुम प्रतिनिधि ना रहे हमारे, राइट टू रिकॉल की बात वो करते थे कि आप जन अपेक्षाओं पर अगर खरे नहीं उतरे तो आपको वापस बुलाने का हमारा अधिकार है। आज जो कुछ हो रहा है वहाँ पर, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मोबाइल नहीं रहेगा, ये चीज़ें नहीं रहेंगी, धारा 144 है, बिल्कुल नहीं। इससे सोचिए कि ये जनप्रतिनिधि हैं, सिर्फ जिनकी एक राय देनी है कि आप कहाँ हो, उसके लिए जो है, ये लोकतंत्र का मैं समझता हूँ सबसे काला दिन है। बिल्कुल, यानी मैं इस बात को ये जो परिस्थितियां ये कई सवाल खड़े करती है। लेकिन गौतम जी, आखिर ये सब क्यों? आखिर ये परिस्थितियां ऐसी जो आई है कैसे आ गई? और अब आप भी क्या देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि आखिर होने क्या वाला है कुछ ही पलों में? देखिए, ये तो अभी रामकृपाल जी ने जो बताया कि ये लोकतंत्र के लिए एक काला दिन, उन्होंने ये शब्द यूज किया। निश्चित तौर पे विधायक का जो क्षमता है, जो एरिया जुरिडिक्शन है, उसमें आप अदालत को इजाजत दे रहे हैं वो प्रवेश करने के लिए, ये खतरा है डेफिनेटली। क्यों सब मिलके मान लिया कि आज एक विधानसभा में परीक्षा हो रहा है, लेकिन वो विधानसभा है कि नहीं ये पता नहीं, कि स्पीकर ही वो विधानसभा को चलाएंगे नहीं, तो ये कैसे विधानसभा देखने लायक, विधानसभा टाइप देखने लग रहा है, इसलिए विधानसभा है। इसलिए बहुत सारे सवाल है, लेकिन इसके लिए जो जिम्मेवार है वो पॉलिटिकल पार्टीज ही है। क्योंकि इनके दल में जो फॉल्ट लाइन जो दिखाई दिया, आज तो कांग्रेस का तो 27 क्यों होंगे, इसका तो 9 रहना चाहिए था, क्यों नहीं है? अभी ये भी पता नहीं है कि 27 जो है कि नहीं है। तो ये ऐसे एक खेल होने जा रहा है जिसमें आखिरी ओवर तक जो फैसला होना है वो उसको भी पता नहीं चलेगा। यानी एक ऐसा खेल है जिस पर आखिरी पल तक सभी की निगाहें होगी कि आखिर जीत किसकी होती है, हारता कौन है। लेकिन विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के विधायक पहुंच चुके हैं और विधानसभा पहुंचने पर कांग्रेस के विधायकों की हरीश रावत ने अगवानी तक की है। हमारे संवाददाता अरुण वहीं पर मौजूद थे, उनकी आंखों देखी, आप भी देखिए। लेकिन ये एक अहम चीज है जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कुछ ही देर में। लेकिन रामकृपाल जी, जिस तरह से हालात ये बन चुके हैं वहां पर, आखिर क्या लगता है कि निर्णायक कौन होगा? किसकी भूमिका ये तय करेगी कि जीत किसकी और हार किसकी? देखिए, जिस तरह के हालात वहाँ पर चल रहे हैं, कोई भी स्पेकुलेटिव बात कहना जोखिम भरा है। जहाँ इतना सिक्रेसी और इस तरह से जैसे माहौल बना हुआ है, वहाँ हम इतना दूर बैठ करके क्या बता दें कि कौन कब बिक जाएगा, कौन नहीं बिकेगा, किसकी हालत क्या है, तो ये बड़ा मुश्किल है कहना। क्योंकि अभी तक भी राजनीति में तो ये होता है कि अगर आप साथ है, पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सोचिए जरा साहब, अभी 1 घंटे का वक्त है, ये या तो आप ये तय नहीं कर पाए हैं, अगर आप अब तक इतना सब कुछ डेवलपमेंट हुआ और ये तय नहीं कर पा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज कि हम
सही कौन है गलत कौन है जी। तो आप सोच लीजिए। या तो फिर आप सेक्रेसी बरतना चाहते हैं, मोल तोल होगा कि अगर हम ये कर दें तो क्या मिलेगा, नहीं कर दें तो क्या मिलेगा। जहां ये राजनीति हो रही हो वहां पर कुछ भी कहना, मैं समझता हूं कि हमें इंतजार करना चाहिए। जब ये खत्म होगा 1 बजे तो विश्वसनीय सूत्रों से के हवाले से बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारे विधायक ब्रीफ करेंगे, तो मुझे लगता है कि लेकिन अभी फिलहाल ये अकल्पनीय है कि आखिर होगा क्या वो कोई नहीं जान पा रहा है। लेकिन गौतम जी, आखिर इस तरह की जो परिस्थिति आई है कि कौन अपने पत्ते नहीं खोल रहा है, क्या ये भी इस रणनीति का एक हिस्सा है जो आज जंग होने वाली है? देखिए, ये तो शक्ति परीक्षा का पहले ही दिखाई दिया कि कांग्रेस के एक विधायक भाजपा खेमे में है, भाजपा का विधायक इस खेमे में आ गया, तो इसलिए तो दल बदल तो अभी भी चल रहा है। ये मायावती का पार्टी अभी तक पत्ता नहीं खुले है कि क्या करेंगे। ये आखिरी दम तक, जब पहले भी ऐसे दिखा गया कि मायावती का पार्टी लास्ट मोमेंट में फैसला लेते हैं। लोकसभा में जब शक्ति परीक्षा हुआ था, मायावती पत्ता खुले नहीं, तो भाषण दिया था कि वो किसी के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वोट दे दिया भाजपा के खिलाफ। तो ये भी क्लियर नहीं है यहाँ पे मायावती वो पत्ता नहीं खुले। जो हरीश रावत तो भले दवा करेंगे ही, लेकिन उनका जो आप सब जो आंकड़ा मान के चल रहा है कांग्रेस 27, अभी भी मुझे डाउट है कि कांग्रेस 27 है कि नहीं है। वो तो तभी पता चलेगा विधानसभा का अंदर। ये भी पता नहीं है कि विधायक बाहर आके बोल पाएंगे कि नहीं कि ऐसे ऐसे हमने वोट दिया। ये भी सुप्रीम कोर्ट का इजाजत है कि नहीं, इसमें क्लियर नहीं है। यानी ये जो आज परिस्थिति चल रही है ये तमाम कल्पनाओं के आधार पर है, और इसीलिए भी पूरे देश की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है कि आखिर उत्तराखंड में होने क्या जा रहा है। क्या हरीश रावत अपना बहुमत साबित कर देंगे या फिर ऐसा नहीं कर पाएंगे, और ये पूरा समीकरण बनेगा कैसे और बिगड़ेगा कैसे। पल पल की अपडेट्स आप तक भी पहुंचाएंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश रावत को उत्तराखंड में विधानसभा के भीतर बहुमत साबित करना है और वो घड़ी बेहद नजदीक आती जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विधानसभा के आसपास ही नहीं बल्कि पूरे देहरादून में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्य सचिव और डीजीपी खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। राजधानी देहरादून में धारा 144 लागू कर दी गई और विधानसभा के आसपास का इलाका रैपिड एक्शन फोर्स के हवाले कर दिया गया है। आज विधानसभा परिसर में विधायकों और विधानसभा कर्मचारियों के अलावा कोई भी दूसरा शख्स दाखिल नहीं हो सकता। जो भी विधानसभा परिसर में जाएगा वो पैदल ही जाएगा और उसे मोबाइल तक ले जाने की इजाजत नहीं दी गई है। देखिए, जो स्पेशल सत्र है फ्लोर टेस्ट के लिए, इसमें जो हमारे जो 7 आसपास आने के रास्ते हैं वहां तो बैरिकेडिंग के साथ साथ हमारी एक जीरो जोन बनी है जो विधानसभा 83 डिफेंस कॉलोनी बनी है, जिसके मध्य हमारा विधानसभा पड़ता है। ये पूरा सैनिटाइज और जीरो रहेगा। करीब करीब 4 कंपनी पीएससी इसमें और 7 गेस्टेड अधिकारी, एसपी रैंक के अधिकारी के साथ साथ करीब 500 पुलिसकर्मी इसमें नियुक्त किए गए। तो ये सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ इसलिए की गई है कि सकुशल यहाँ पर मतदान जो फ्लोर टेस्ट है वो हो सके। माननीय विधायकगण जो अधिकृत हैं जो यहाँ आना चाहते हैं वो सुगम तरीके से यहाँ पर पहुंच जाए और अपना वोट करें। ये तो तमाम तैयारियां हैं, लेकिन इन तैयारियों का परिणाम क्या होने वाला है ये कल पता चलेगा। और आज सदन में बहुमत साबित करना है हरीश रावत को। लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिड़ी साहब और रामकृपाल सिंह जी भी। गौतम जी, ये जो स्थिति दिखाई दे रही है, आज पूरे देश की नजर है कि आखिर उत्तराखंड में हो क्या रहा है। कौन सी ऐसी एक कड़ी है जिस पर सभी की निगाहें हैं जिससे ये फैसला पूरी तरह से प्रभावित होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मेरा मानना जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर अलग अलग दिया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये कहीं पे ये पावर का कोई सेपरेशन दिखाई नहीं दे रहा है। आप भले ही उसको विधानसभा बोल रहे हो, मैं मानता हूँ वो विधानसभा एक विधानसभा टाइप देखने के लिए एक भवन है, क्योंकि स्पीकर अगर कंडक्ट नहीं करेंगे किसी हाउस तो उसको कैसे विधानसभा माना जाएगा। ये सवाल होना चाहिए। आपको याद होगा झारखंड में जब ऐसे एक हुआ था, उसके बाद तो स्पीकर थे लोकसभा का सोमनाथ चटर्जी, उन्होंने सारे देश को स्पीकर को बुला के एक मीटिंग किया, रेजोल्यूशन पास किया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया था। उन्होंने कहा कि स्पीकर का पावर जो है वो एक सॉवरेन पावर है, उसके ऊपर बाकी कोई दखल नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए अभी तो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इसके लिए जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टीज ही है। कि क्यों इसके अंदर ऐसे हो सकता है कि जो चुने हुए विधायक दूसरे दल के लिए चले जाएंगे, बागी हो जाएंगे, क्यों बागी? पार्टी का मैनेजमेंट का सवाल है, वो क्यों नहीं अपने पार्टी को संभाल रहे हैं, ऐसी तमाम आशंकाएं हैं।
जो आप जाहिर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ रहे हैं कि आखिर इन परिस्थितियों के लिए खुद ये राजनीतिक दल ही तो जिम्मेदार हैं कि आखिर नौबत यहां तक आ गई कि अब इस तरह से बहुमत साबित करने का तरीका अपनाया जा रहा है। विक्रांत, जिस तरह से दावे प्रति दावे किए जा रहे हैं वो भी अपनी जगह, लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा भी जुड़ रहे हैं। अमिताभ, जो स्थिति अब है, क्या कुछ आप होता देख रहे हैं? देखिए, एक चीज़ तो साफ है कि मुंबई फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया था कि फैसला सदन के पटल पर होना चाहिए, उसके बाद हरीश रावत के राज में यह फैसला ये काफ़ी इतिहास में आने वाले दिनों में दर्ज रहेगा। दूसरी बात, जीत बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, अंदर वोटिंग होगी, पता चलेगा। तीसरी बात, अगर मायावती ने समर्थन कर दिया उनके 2 विधायकों का, तो जाहिर तौर पर अगर निर्दलीय उनके पास है तो हरीश रावत यहाँ पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। जरूर बीजेपी के लिए झटका है, राष्ट्रपति शासन लगा था वहां पर, सुप्रीम कोर्ट ने उल्टे फैसले सुनाए थे, बीजेपी के लिए एक झटका हो सकता है। लेकिन शक्ति परीक्षण जो है लोकतंत्र, यहाँ पर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जीत होगी। जाहिर तौर पर देहरादून में एक काफ़ी मुश्किल की घड़ी है और बहस होगी, सुप्रीम कोर्ट के निरीक्षण में हो रहा है, तो दोनों पार्टियां अपनी अपनी ताकत तो अभी झोंकेंगी अंदर। देहरादून चलते हैं। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, इस वक्त जब सब विधानसभा के भीतर दाखिल हो चुके हैं, क्या तस्वीर बनती हुई वहां पर दिखाई दे रही है? बाहर किस तरह का माहौल? देखिए, बाहर तो सारे लोग अंदर चले गए हैं। इस समय कार्रवाई शुरू हो गई है विधानसभा के अंदर। अगर अंदर के सूरत हाल की बात करें, अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर सियासी न हो तो ये दिख रहा है कि 34 से 35 विधायक हरीश रावत के साथ हैं। वो इसलिए भी कि 27 विधायक, अगर कांग्रेस उसमें से एक रेखा आर्या को निकाल दीजिए तो 26 विधायक ये हो गए। 6 विधायक जिसमें बीएसपी के 2, एक उत्तराखंड क्रांति दल और 3 इंडिपेंडेंट, तो 26 कुल मिला के 32 होते हैं। एक नॉमिनेटेड 33 और एक जो बीजेपी के रेबल हैं भीमलाल आर्या, वो 34 विधायक। तो 34 विधायक साफ तौर पर हरीश रावत के साथ इस वक्त दिख रहे हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये देहरादून है, यहाँ मौसम बदलते देर नहीं लगता है, थोड़ी देर में बारिश हो जाती है, थोड़ी देर में सूरज उगा आता है। तो अंदर अगर इस तरह का कोई हुआ, कुछ अगर अनएक्सपेक्टेड उथल पुथल अंदर हुई तो बात दीगर है, वरना हरीश रावत कंफर्टेबली मेजॉरिटी हासिल कर सकते हैं। हालांकि अंदर क्या होगा इस बाबत हमें नहीं बताया जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में पूरी वीडियोग्राफी जो हुई है उसकी, और जो वोट किसके पक्ष में कर रहा है वो सब कुछ जाएगा। और कल 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में ये जमा होगा और वहां ये तय होगा कि क्या यहाँ का नतीजा रहा और क्या होना है। बिल्कुल, ये फैसला कल सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाया जाएगा। लेकिन रामकृपाल जी, आपको लगता है तस्वीर काफी हद तक साफ हो रही है? देखिए, फिलहाल मैं इसको फिलहाल शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग आज के घटनाक्रम में यह भूल जा रहे हैं कि 9 विधायकों का सदस्यता का मामले पर भी फैसला अंतिम नहीं हुआ है। तात्कालिक रूप से उनको राहत नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जुलाई में 12 जुलाई को है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आज मान लीजिए वो बहुमत साबित भी कर लें। अभी आप कांग्रेस के जो नेता बात कर रहे थे, आप ये सोचिए कि कुल 71 विधानसभा की सीटों में आज 27 सीट वाली कांग्रेस चाहे जैसे भी बहुमत साबित कर ले, लेकिन अगर आपके अपने 9 विधायक, उन्होंने कहा कि उनको दिया गया था वो संभाल नहीं पाए, सवाल है कि वो संभाल नहीं पाए या उनको आप नहीं संभाल पाए। बिल्कुल, ये सारे लोग जानते हैं। मैं फिर ये कहता हूं कि बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन लगा करके जल्दीबाजी की थी, उसको इंतजार करना चाहिए था। सरकार जो भी कर रही थी वो जनता के सामने था। साल भर के बाद चुनाव होने ही हैं वैसे भी। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह से एन कैंडिडेट प्रकार और एक मैथमेटिकल करके आज वो हो भी जाए तो आप ये सोच सकते हैं कि आने वाले समय में क्या हालत होगी उत्तराखंड की, क्या चलेंगी सरकारें, नहीं चलेंगी, चाहे जिसकी भी हो। बिल्कुल, और 12 तारीख को आखिर कोर्ट में क्या होगा उस पर भी बहुत कुछ निर्भर इसलिए करेगा। मैंने कहा कि अभी 9 सदस्यों का अंतिम फैसला नहीं हुआ है। बिल्कुल, अगर मान लीजिए कि कल को जब उस पर फियरिंग होती है, नोबडी नोस कि वर्डिक्ट क्या आएगी, क्योंकि वो 9 सदस्यों को आप ऐसे ही नहीं कर सकते हैं कि नहीं वो हमेशा के लिए बिल्कुल कोर्ट का, क्योंकि उस पर तो अभी सुनवाई होनी बाकी है और सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना फैसला देगा। लेकिन गौतम जी, आपको लगता है कि आज जिस तरीके का ये मैच अगर हो रहा है सियासत का, तो ये पूरी तरह से फाइनल नहीं है, अभी कोई गुंजाइश और बाकी होगी ही? इतना लंबा एक सेमीफाइनल चल रहा है कि फाइनल तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ये कब फाइनल होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट बताएंगे। आज कोई विधायक बाहर आके बोल भी नहीं सकता है शायद ऑन कैमरा। बिल्कुल, वो सूत्रों के हवाले से शायद वहां से
और उन खबर ब्रेक कर देंगे, वो अलग बात है। बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि ये आज होने के बावजूद भी आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा। कल इंतजार करना पड़ेगा और इसके कल बाद सुप्रीम 12 कोर्ट की जुलाई ओर का जो से बात आया वो क्या होगा अभी पता नहीं है। यानी अभी कुछ चरण बाकी हैं इसमें, कल क्या होगा ये बताया जाएगा कोर्ट की ओर से। जो आज मतदान होना है हरीश रावत को लेकर के कि क्या वो बहुमत हासिल करेंगे या फिर नहीं। उत्तराखंड विधानसभा में हरीश रावत की अग्नि परीक्षा चल रही है और पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच ये भी बेहद अहम खबर कि अब जबकि बीएसपी ने यह फैसला किया है कि वो कांग्रेस का साथ देंगे, काफी हद तक मुश्किल आसान होती दिखाई देती है हरीश रावत की और हाथ खड़े करके अपना अपना मत देना है इन सदस्यों को। लेकिन क्या हरीश रावत आज बहुमत साबित कर पाएंगे? तमाम इन आशंकाओं के बीच ये आज उत्तराखंड की विधानसभा के भीतर चल रहा है। हालांकि ऐलान आज नहीं होगा, आज एक बंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा कल और फिर उसके बाद कल 11 बजे इसका ऐलान होगा कि आखिर हरीश रावत आज भीतर हो रही अग्नि परीक्षा में पास हो पाए या नहीं।